अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे रात में 2:40 हो रहे हैं और इतनी रात को मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि दोपहर में जो वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया, एक हमारे अजीज़ साथी है, एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, मदारिस भी है, दीनी मेहनतें भी उस इलाके में होती है। उसके बावजूद उन्होंने ये लिखा कि हमारे इलाके में मुसलमानों में इतना डर और खौफ है एनआरसी को लेकर कि बहुत सारी मुसलमान औरतों ने अपने सरों में सिंदूर डालना यानी अपनी मांग में सिंदूर भरना शुरू कर दिया है। बहुत सारे मुसलमानों ने चेहरों से दाढ़ियाँ निकाल ली है, उन्होंने अपने लिबास बदल दिए हैं। यानी इस तरह का माहौल मुसलमानों में पैदा किया गया। बोले मुफ्ती साहब, आपका वीडियो देखने के बाद थोड़ा इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ। मुझे आज एक जगह पे दावत थी, मैंने वो दावत कैंसिल कराया और मगरिब बाद से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है मेरे सामने है, मेरे लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप सामने है मेरे। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने एनआरसी से मुताल्लिक़, और वो एनआरसी की ही वेबसाइट है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने 13 सवालों के जवाब दिए हैं एनआरसी को लेकर। तो मैंने दोपहर में जो वीडियो अपलोड किया था वो तो एक बयान और तकरीर थी मेरी, आप लोगों में हौसला और हिम्मत पैदा करने के लिए। लेकिन अब जो मैं आप लोगों के सामने बातें बयान करूँगा ये वो है जो भारतीय गवर्नमेंट ने कही हुई बातें हैं। और मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने कौम की फ़िक्र है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कौम को जो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, जो कौम में और समाज में डर और खौफ पैदा करने में लगे हुए हैं, उन लोगों की वजह से कौम का कोई फ़र्द मुर्तद हो जाए या कौम की बहन बेटियों को अपने मांगों में सिंदूर भरने की ज़रूरत पड़ जाए, वो इतनी डर जाए, इतनी खौफ खा जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको जो है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने बातें कही हुई है एनआरसी से मुताल्लिक़, मैं आपको वो 13 पॉइंट है, वो 13 जो सवालों के जवाब गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, वो 13 मैं उसका तर्जुमा करते बैठा था और मगरिब बाद से लेके अभी तक उसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ कर अभी मैं जो है, अब देखो 2:43 हो चुके हैं, अब मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरी आवाज़ जो है थोड़ी धीमी रहेगी, आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ के अंदर दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरे अतराफ़ में जो लोग हैं वो सब आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो, तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने भी हेडफ़ोन लगाया हूँ और हेडफ़ोन के ज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको आवाज़ में कुछ दिक्कत आती है तो आप स्पीकर के ऊपर सुन सकते हैं या हेडफ़ोन लगाकर आराम से इत्मीनान से एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। और साथ में ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मैसेज है ये हर मुसलमान तक पहुँचाओ, ख़ास तौर पे भारत के जो मुसलमान हैं जिनमें एक डर और खौफ पैदा हो चुका है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये गवर्नमेंट के सारे जो पॉइंट्स है वो सुनने के बाद में उसके अंदर एक एहसास बरतरी पैदा होगा, एहसास कमतरी निकलेंगी और इंशाअल्लाह किसी को मुर्तद होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीए एनआरसी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के जवाबात। सबसे पहला सवाल ये किया गया है कि क्या एनआरसी सीएए का ही हिस्सा है। पहला सवाल, देखो सवाल है, पहले ये सवाल किया गया गवर्नमेंट से कि क्या एनआरसी सीएए का ही हिस्सा है। जैसे बहुत सारे लोग, अभी मेरे भी जो 2 वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं उन लोगों ने यही कहा है कि एनआरसी जो आ रहा है वो सीए का ही हिस्सा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ उसका जवाब दिया है कि नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि सीएए किसी की नागरिकता, किसी की शहरियत लेने का कानून नहीं है, बल्कि वो देने वाला कानून है। और एनआरसी जो है वो सीएए से अलग है। अब क्या है उसका भी आगे जवाब है। सवाल नंबर 2, क्या भारत के मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत है। क्योंकि मुसलमानों में डर है, मुसलमानों में खौफ है, मुसलमानों में। और ख़ास बात यह है, अफसोस की बात है, ख़ास बात नहीं है बल्कि अफसोस की बात है कि कौम के ही यूट्यूबर्स, कौम के ही बयान करने वाले, कौम के ही रहबर, कौम के ही रहनुमा कौम को डरा रहे हैं इससे। ये
डॉक्यूमेंट बनाओ, 1987 से पहले का तुम्हारा डॉक्यूमेंट चाहिए, उससे पहले का तुम्हारा जो है जन्म दाखला चाहिए, या उससे पहले की तारीख़ पैदाइश। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अब गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है, उन्होंने लिखा है कि नहीं, भारत के मुसलमानों को इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो इस जुमले के ऊपर। भारत के जो मुसलमान हैं उनको ज़र्रा बराबर भी एनआरसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे तीसरा सवाल, क्या एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अब ये एक सवाल, मुसलमानों को ये चीज़ भी समझना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे शर पसंद, वो मुसलमान, कभी किसी क्रिकेटर है, मोहम्मद शमी है, सरफराज खान है, मैं देखता हूँ उनके नीचे भी वो कमेंट करते हैं कि अगर तुमने 50 भी मार दिए या शमी ने जो है 7 विकेट भी ले लिया तो भी बोले तुमको पेपर तो रखना ही पड़ेंगे, पेपर तो रखना ही पड़ेंगे। इस तरह से बहुत से शर पसंद, मैं इनको शर पसंद कहता हूँ। तो यहाँ पे इसका जवाब ये दिया गया है कि नहीं, इसका किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हर भारतीय नागरिक के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अब देखो यहाँ पे इसका जवाब ये दिया गया है कि जो इस तरह से कमेंट करने वाले शर पसंद है, भाई तुमको भी पेपर रखना पड़ेंगे। ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। एनआरसी का जो रजिस्टर बनने वाला है वो किसी भी धर्म से नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है, उसको यानी हर एक को जो है हर एक के लिए जो है एनआरसी है। चौथा सवाल, क्या एनआरसी में हमें साबित करना पड़ेगा कि हम भारतीय नागरिक हैं? अब ये एक सवाल जो बहुत सारे लोग 15 डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे, 16 डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे, 12 डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे। अरे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। एनआरसी में आपको जो है ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है भारतीय नागरिक हैं। एनआरसी जब लागू होगा, देखो यहाँ उसका जवाब दिया गया है कि एनआरसी जब लागू होगा उस वक्त में आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये साबित करो कि आप भारतीय नागरिक हो। वो भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। पांचवा सवाल, एनआरसी कब लागू होगा, और अगर लागू होगा तो क्या आपको भारतीय होने पर का प्रूफ देना पड़ेगा? फिर पांचवें सवाल में भी ये पूछा गया है कि लागू कब होगा और क्या आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो उन्होंने जवाब दिए हैं, अगर ये लागू होता है तो आपको भारतीय नागरिक होने का सबूत नहीं देना होगा। बस आपको अपना वोटर आईडी, आपका जो है आईडी कार्ड, राशन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए देते हैं वैसा नॉर्मल डॉक्यूमेंट देकर सिर्फ इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना है बस। देखो ये कितना सिंपल है, कितना आसान है। ना आपको 15 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना 16 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ना 20 डॉक्यूमेंट, कोई ज़रूरत नहीं है। साफ लफ्ज़ों में गवर्नमेंट ने ये कहा है यहाँ पर कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी इसके लिए काफ़ी है। आपका राशन कार्ड अगर है तो वो भी इसके लिए काफ़ी है। जैसे बैंक में अकाउंट आप ओपन करते हैं, कितना सिंपल और आसान होता है, 2 डॉक्यूमेंट दो, आपका बैंक में अकाउंट ओपन हो गया। ऐसे ही एनआरसी का एक रजिस्टर बन रहा है, उसमें आपका नाम जो है वो दर्ज कराना है, बस ख़त्म। उसके बाद छठा सवाल है, क्या हुकूमत के हाथों में होगा ये तय करना कि कौन नागरिक है या नहीं। अब ये भी एक सवाल जो मुसलमानों को डराया जा रहा है कि देखो इसमें सिर्फ तुमको नरगे में लिया जाएगा। अरे वो तो गवर्नमेंट तय करेंगी। देखो आसाम में कैसा हो गया, देखो वहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे कैसा हो गया। मैं ये सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो जवाब दिया गया है कि नागरिकता रूल्स 2009 के तहत तय होती है। यानी भारत की जो नागरिकता है 2009 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में उसका जो रूल तय हुआ था, और ये सिटीज़नशिप एक्ट 1955 पर आधारित है। हर कोई इस रूल को पढ़ सकता है, ये सबके सामने है। और उसके लिए 5 क्राइटेरिया है। देखो अभी ये जो 2009 में जो रूल बना था वो 1955 के एक्ट के बुनियाद के ऊपर बनाया गया था। आप भारतीय नागरिक है या नहीं है, और भारतीय नागरिकता साबित किन चीज़ों से होती है? 5 चीज़ों से होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ सिटीज़नशिप बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो
1987 से पहले पैदा होना और 2003 से पहले पैदा होना और 2009 से पहले पैदा होना या 2014 से पहले पैदा होना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं वीडियो अभी चैनल के ऊपर डालूंगा, उस वक्त भी कोई बच्चा पैदा होता है तो भी वो भारतीय नागरिक है। बाय बर्थ आप भारत में पैदा हो गए, आप भारत के नागरिक हो, बस खलास। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन। पांचवा जो है, अब जो सीए के अंडर में जिन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी, जो सीए के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया हूँ, वो आप देख लो, वो इनकॉर्पोरेशन के तहत में उन लोगों को मिलेगी। नंबर 7, क्या मुझे मेरे माँ बाप के बर्थ डिटेल्स देने होंगे मेरी नागरिकता साबित करने के लिए? गवर्नमेंट से ये पूछा जा रहा है कि भाई मुझे मेरी नागरिकता साबित करना है, तो क्या मुझे मेरे माँ बाप के डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेंगे कि मैं यहाँ पैदा हुआ, देखो मेरे माँ बाप भी यहाँ पैदा हुए थे? उसका जवाब दिया गया है कि नहीं, बस आपकी तारीख़ पैदाइश, महीना, साल और मकाम पैदाइश काफ़ी है। आपको अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट देने की, दादा दादी के डॉक्यूमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना, आप पैदा कब हुए थे, यानी आपकी तारीख़, आपका महीना और आपका साल, ये 3 चीज़ें उसके अंदर होगी। वो तो होती ही है उमूमन। और कहाँ आप पैदा हुए थे, जहाँ आप पैदा हुए थे वो डॉक्यूमेंट के ऊपर, जैसे पासपोर्ट पे होता है, मकाम पैदाइश पासपोर्ट के ऊपर क्लियर होती है, ऐसे ही स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है उस पर भी होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मकाम पैदाइश काफ़ी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं हैं तब वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स जो है, वालिदैन के डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ सकता है। और माँ बाप के भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है आपका, तो फिर आप अपने माँ बाप के कर सकते हो, लेकिन वो उसकी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो डॉक्यूमेंट काबिल कबूल है, अब देखो ये सबसे अहम पॉइंट है। ये जो आपको गुमराह किया जा रहा है, 15 डॉक्यूमेंट, 20 डॉक्यूमेंट, 25 डॉक्यूमेंट, ये सब आपके दिल में डर पैदा करने वाले खुद हमारे ही कौम के लोग हैं। या तो वो है जिनको वोट चाहिए, या तो वो है जिनको नोट चाहिए, जिनको चंदा चाहिए, जिनको आपकी मजलूमियत के नाम पे पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट काबिल कबूल है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंसेस, कोई भी लाइसेंस चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के लाइसेंस मिलते हैं, जैसे दुकान का लाइसेंस मिलता है, कारोबार का भी लाइसेंस मिलता है, फैक्ट्री का लाइसेंस मिलता है, बहुत सारे लाइसेंस मिलते हैं। कोई भी लाइसेंस अगर आपके पास में है वो भी काफ़ी है। इसी तरह से इंश्योरेंस पेपर, अगर आपका कोई इंश्योरेंस है, चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे आपके पास में कार इंश्योरेंस हो, चाहे आपके पास दुकान का इंश्योरेंस हो, किसी भी टाइप का आपके पास में इंश्योरेंस है, अगर वो इंश्योरेंस पेपर है वो भी काफ़ी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट यानी जिसको हम लोग टीसी कहते हैं हमारी आम तौर पे ज़ुबान में, या फिर बहुत से लोग उसको स्कूल का दाखला कहते हैं, अगर वो भी है तो भी काफ़ी है। 7/12 का उतारा, अगर आपके पास में मान लो ये डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी नहीं है, और अगर आप अपना 7/12 का उतारा, 7/12 जो खेत का 7/12 होता है वो भी आपके पास में है, काफ़ी है। या इसी तरह कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो हुकूमत ने जारी किए हुए होते हैं, ताकि कोई भी भारतीय नागरिक परेशान ना हो और उसे आसानी हो। ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई बातें हैं, मैंने उर्दू में तर्जुमा किया। कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ का, वो एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है। यानी ये जो मैंने इतने लंबे चौड़े आपको सुनाए हैं ना, ये सारे नहीं चाहिए एक आदमी के पास, इनमें से कोई भी एक। अब आपके पास कोई तो एक होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा कम से कम, लाइसेंस होगा किसी ना किसी चीज़ का, इंश्योरेंस होगा आपके पास गाड़ी वगैरह का या अपना खुद का मेडिक्लेम,
बर्थ सर्टिफिकेट जो हमारे यहाँ गांव वगैरह के अंदर मिलते हैं, ग्राम पंचायत का या नगर परिषद का, स्कूल की टीसी होंगी, और अगर नई टीसी तो स्कूल के जो सर्टिफिकेट होते हैं, आपने 10वीं पास की है बोर्ड का सर्टिफिकेट, आपने 12वीं पास की है बोर्ड का सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन हुआ यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, जो डिग्री आपको मिलती है वो भी काफ़ी है इसके लिए। और ऐसे ही 7/12 का उतारा, मान लो अगर आप शेतकरी है, किसान है, 7/12 भी है तो काफ़ी है। कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, इनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपके पास में चाहिए, और इन सब का मकसद यही है भाई कोई भी एक डॉक्यूमेंट है काफ़ी है, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप आसानी के साथ में इसको सबमिट कर सको। 8वां सवाल, क्या मुझे 1971 से पहले अपनी या अपने वालिदैन की नागरिकता साबित करना पड़ेगी? बहुत ध्यान से सुनो इस सवाल को। ये जो सोशल मीडिया पे चलाने वाले लोग हैं, 87 से पहले का डॉक्यूमेंट लगेगा, 71 से पहले का लगेगा, अरे भाई वो तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, आपको इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट खुद का या अपने माँ बाप का साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको इस तरह का अपना कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है, ना अपने माँ बाप का। ये सिर्फ आसाम एनआरसी के लिए लागू था। वो आसाम कोड 1985 पर आधारित था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अब ये सिर्फ आसाम वालों के लिए था। उनको ये साबित करना था कि 1971 से पहले जो है वो आसाम में पैदा हुए थे। ये उनके लिए था। और उनके लिए भी क्यों था? क्योंकि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनके ज़माने में ये एक कोड बना था आसाम के लिए 1985 के अंदर, और ये भी जो उन्होंने बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी थी उसकी बुनियादों के ऊपर। वो पूरी तरह से अलग है, या ऐसा है जैसे रजिस्टर में नाम लिखवाना, कोई डॉक्यूमेंट दिखा कर के बस इतना ख़त्म है आपके लिए। यानी आसाम वालों के लिए वो सब चीज़ें थी। वो भी क्यों थी, वो आगे आ रहा है। आपके लिए ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ना 71 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ना 1987 से पहले का आपको जो है अपना जन्म दाखिला बनाने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनते सुनते भी अगर किसी को कोई बच्चा पैदा होता है उसके भी बाल को कोई धक्का नहीं लगा सकता, बस इतना याद रखो। कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाओ, ख़त्म। सवाल नंबर 9, जब इतना आसान है, अब देखो आप भी जो सोच रहे होंगे, जब इतना आसान है एनआरसी, तो आसाम में 19 लाख लोगों की नागरिकता क्यों गई है? यही सोच रहे होंगे ना आप, अरे यार ये तो बहुत आसान करके बता रहे मुफ्ती साहब, वरना लोगों ने तो सोशल मीडिया पे आग लगाई हुई है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, इससे पहले का क्या बर्थ सर्टिफिकेट, उससे पहले का ये डॉक्यूमेंट। फिर ये 19 लाख लोगों की नागरिकता आसाम में क्यों गई? अब सुनो इसका जवाब। आसाम में घुसपैठ एक बहुत पुरानी समस्या है। आसाम में जो घुसपैठ है, घुसपैठ यानी आसाम और बांग्लादेश दोनों के बीच में सबसे बड़ा बॉर्डर है। इंडिया बांग्लादेश के बीच का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो आसाम और बांग्लादेश के बीच में है। तो आसाम के अंदर जो घुसपैठ है ये कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से है। 1985 में राजीव गांधी के ज़माने में घुसपैठियों को पहचानने के लिए एक तारीख तय की गई, 25 मार्च 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना पड़ेंगे आसाम में, और उनको ये दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ आसाम वालों के लिए है, क्योंकि आसाम को बांग्लादेश का बहुत बड़ा जो है बॉर्डर लगा हुआ है। अब वहाँ से घुसपैठिए जो है वो इंडिया में आते हैं, और आसाम में जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त में लाखों लोग जो है उनको, इनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर खोल दिए थे। और जब उनका मुल्क स्टेबल हो गया फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई आप अपने मुल्कों को वापस चले जाओ। उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं गए, तो फिर गवर्नमेंट को आसाम के लिए ये स्पेशल एनआरसी लेकर आना पड़ा, और उसमें फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। तो आसाम का मसला अलग है। जो आसाम में हुआ वो बाकी मुल्क के लिए नहीं है। बाकी मुल्क के लिए आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट एनआरसी में दिखा दोगे बस काफ़ी है आपके लिए। सवाल नंबर 10, क्या एनआरसी के लिए हमें पुराने डॉक्यूमेंट देने होंगे? अब ये एक सवाल, पुराने मतलब अपने अब्बा के, दादा के, और साबित करना पड़ेगा हमारे पास 1900। अभी मैं जो है मेरे नाना का इंतकाल हुआ, उस वक्त मैं अपने गांव में ही था, तो हमारे एक नाना के ही जो है, हमारे नाना के बहनोई भी होते हैं, और इसी तरह से वो हमारे भी नाना होते हैं रिश्ते के अंदर। तो उनका जो पोतरा है, यानी मेरे अजीज़ मामूजाद भाई है, वो मुझे बताने लगे
कि मैं बोले दादा का, वो उनके दादा होते हैं, हमारे नाना होते हैं। बोले मैं उनका जो है स्कूल के अंदर गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, यानी स्कूल के अंदर उनका एडमिशन कब हुआ था, तो 1932 का उन्होंने लेकर आए। 1932 का, 1932 के अंदर जो है वो स्कूल में उनका दाखला हुआ था। तो मैं वो देख रहा था उनका डॉक्यूमेंट, तो उस वक्त मैं सोचने लगा, तो मुझे ये पढ़ते वक्त में उसकी याद आई। ऐसा कोई पुराना डॉक्यूमेंट आपको दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे दादा भी यहीं के थे। जैसे अभी मेरे नाना हैं, वो फ्रीडम फाइटर भी थे माशाल्लाह, मुल्क की आज़ादी के वक्त में उन्होंने भी जो है कोशिशें किए थे, लेकिन वो सब साबित करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ख़ुद मेरे भी जो दादा थे वो इंडियन आर्मी के अंदर थे, आर्मी के अंदर जो है, और उसी के अंदर 1971 की लड़ाई में ही उनकी शहादत भी हुई थी। तो इस तरह से आपको अपने दादा के, परदादा के, अपने नाना के, अपने कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी है आपकी नागरिकता साबित करने के लिए। कॉमन डॉक्यूमेंट, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, बस खलास। सवाल नंबर 11, अगर कोई आदमी अनपढ़ है, अब सुनो ये बात, ये भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। बोले कोई आदमी अगर अनपढ़ है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या मान लो किसी के डॉक्यूमेंट जल गए हैं, सैलाब में बह गए हैं, तो वो क्या करेगा। अब ये भी बहुत से लोगों ने सवाल किए, सैलाब में बह गए, पानी के अंदर बहकर चले गए, आग में जल गए, या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे। तो जवाब लिखा है 11वां, ऐसे मामले में वो किसी भी जामिन को लेकर आए, मतलब कोई भी आदमी उनके अपने गांव वाला है या उनका अपना कोई रिश्तेदार है, कोई भी आदमी आए और वो जो है वो ऑफिसर्स जो रजिस्टर बनाएंगे ये कहे हाँ भाई मैं इनको जानता हूँ, मैं इनके अब्बा को भी जानता था, इनको भी जानता हूँ, ये हमारे गांव के ही है या हमारे रिश्तेदार ही है, इनके डॉक्यूमेंट वगैरह जल गए या सैलाब के अंदर बह गए, बस उतना भी काफ़ी होगा। और मान लो अगर लेकर आए जो जिम्मेदारी लेके, हाँ ये भारतीय नागरिक है, या वो समाज का लेटर लेकर आए जिसकी वो जिम्मेदारी ले, किसी भी भारतीय नागरिक को ज़हनी परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे ही मान लो अगर कोई उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो जैसे कोई मस्जिद है, मस्जिद वालों ने लेटर लिख के दे दिए, मस्जिद का जो ट्रस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, हाँ भाई हम इस आदमी को पहचानते हैं, ये हमारे अपने ही महल्ले का है, इसका के डॉक्यूमेंट भय गए थे, या आपका जो है कोई फाउंडेशन है या कोई ट्रस्ट है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, आपके गांव के अंदर, आपके महल्ले के अंदर कोई भी इस तरह से, या फिर आपके एरिया का नगर सेवक है, या आपके एमएलए साहब है, या गवर्नमेंट का कोई भी जो है, या आपके इलाके के अंदर जो है जो कोई लीडर वगैरह है, बहुत सारे लीडर लोग अपने लेटर हेड देते रहते हैं पासपोर्ट वगैरह के लिए। तो ऐसे ही अगर उन्होंने वो लेटर हेड भी दे दिया आपको और उन्होंने कहा कि हाँ मैं इनको पहचानता हूँ, बस इतना ही, जैसे पासपोर्ट बनाते वक्त पुलिस वेरिफिकेशन में होता है, दो आदमी ने दे दिए हाँ भाई मैं जानता हूँ ये हमारे एरिया में ही रहते हैं, बस ख़त्म हो गया आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट। सेम टू सेम उस वक्त में भी ऐसा ही होगा। और 12वां सवाल, भारत में लाखों लोग हैं जिनका घर नहीं है, कोई पता नहीं है, ऐसे लोगों का क्या होगा। अब आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा, जैसे बम्बई में फुटपाथ के ऊपर लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग जो है वो रातों में जब दुकानें बंद होती है उनके सामने ही पकाते खाते हैं, उनका क्या है बेचारों का। लाखों लोग जो है वो ब्रिजों के नीचे रहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का क्या। तो उनका भी जवाब दिए है कि इंडिया में कोई भी ऐसा आदमी है तो उनसे गवर्नमेंट से कुछ तो कभी कोई स्कीम मिली होंगी, गवर्नमेंट से कभी कोई स्कीम मिली होंगी, या तुम गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, या गवर्नमेंट से कुछ तो फ़ायदा हासिल किए हुए होंगे। अगर वो भी तुमने साबित कर दिए तो बस वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और नंबर 13, क्या एनआरसी से वो लोग बाहर होंगे जो किसी मज़हब को नहीं मानते हैं, या जो ट्रांसजेंडर है, या कोई आदिवासी है, या दलित समाज से है, यानी उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना अंडोमान वगैरह के जंगलों में आज भी ऐसे हैं, जंगली लोग, मैं मिला हूँ उनको, जरवा लोग कहते हैं उनको, अंडोमान के जंगलों में जरवा लोग रहते हैं, बिल्कुल बरहाना होते हैं उनके घर, यानी वो जैसे जंगलों में दूसरे जानवर वगैरह रहते हैं, सेम टू सेम, उनको दुनिया मालूम ही नहीं है क्या है। फिर अब ऐसे लोगों का क्या होगा। अब बहुत से आदिवासी भी रहते हैं जंगलों के अंदर उनके अलावा भी, तो उन्होंने लिखा है, उनका जवाब लिखा है कि नहीं, इससे
कोई मुतासिर नहीं होगा और सबके लिए आसानी रहेगी। मतलब जो भी भारतीय नागरिक है, जो भी इंडियन नागरिक है, ना उसको डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। उसकी नागरिकता दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती, बस इतना ही याद रखो। इससे पुराना भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें भी मैंने बार बार आपको समझाया हूँ कि देखो, जो लोग भी इंडिया में रहते हैं ना, जो लोग भी, आपके लिए कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। ये जो कानून एनआरसी का जो रजिस्टर है वो सिर्फ एक रजिस्टर बन रहा है। अब इसमें जो लोग आपको डराएंगे, घबराएंगे, और मैं गारंटीड कहता हूँ, मेरा ये वीडियो चैनल पे आने के बाद भी बहुत सारे लोग लिखेंगे कि भाई आप तो आरएसएस के आदमी हो। मतलब मुसलमानों के दिल से डर और खौफ निकालने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भी क्योंकि उन लोगों की टपरी और दुकान ही डर और खौफ है कि कौम को डराओ, कौम को बताओ कि देखो ये ख़ास तुम्हारे लिए ही जो है लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई दर्जे की गलत बात है। बस इसी के साथ में मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त और दुआओं की दरख्वास्त। रात में अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं और मेरा मकसद ही ये था कि आप लोगों तक ये पैगाम सुबह सुबह जो है पहुँच जाना चाहिए जुमा के दिन। बस दुआओं की दरख्वास्त के साथ, और आखिरी में यही कहूँगा, ये वीडियो हर मुसलमान को दिखाओ, अपने मस्जिदों में बताओ, बड़े बड़े स्क्रीन लगा के, अपने महल्लों के अंदर बताओ, अपने घरों के अंदर पूरे महल्ले के लोगों को जमा करो और सबको ये सुनाओ और हर एक के साथ में शेयर करो, ताकि मेरा मकसद है हर एक के दिल से डर निकले, खौफ निकले। कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगा सकेगा, इतना याद रखो बस। और जुमा का बाबरकत दिन है, दुरूद पाक का खुसूसी एहतमाम सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।